रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। जेलेंस्की ने इस बड़े हमले को एक दिन में सर्वाधिक हवाई लक्ष्यों वाला बताया। मॉस्को की बढ़ती आक्रामकता के चलते रात भर में 700 से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला है कीव के अनुसार, जिसमें मारे गए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। पुतिन की इस युद्ध को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें शांति में कोई रुचि नहीं है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार भेजने पर अपना रुख बदल लिया है, जबकि पेंटागन ने पिछले हफ्ते ही कुछ एयर डिफेंस हथियारों की आपूर्ति को रोक दिया था। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक के टैरिफ लगाए गए हैं। सीनेटर ग्राहम द्वारा उल्लेखित छूट राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधों के क्रियान्वयन के तरीके तय करने में अधिक विवेकाधिकार प्रदान करेगी। यूक्रेन ने अभी कुर्स्क क्षेत्र में एक रूसी कमांड पोस्ट पर बड़ा हमला किया है, जिसमें पूरी कमांड को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप अब सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि रूस और पुतिन शांति नहीं चाहते, वह पूरी यूक्रेन को चाहते हैं। तो पुतिन इस सब के दौरान क्या कर रहे हैं? वो यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करके अपनी पुरानी हरकतें जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स जैसे न्यूयॉर्क पोस्ट अब यह कवर कर रहे हैं कि रूस कैसे यूक्रेनी नागरिकों, यहां तक कि 1 साल के बच्चे को भी निशाना बना रहा है। रूसी आतंकवादियों ने जानबूझकर खेरसोन क्षेत्र में एक घर के आंगन में एक बच्चे और उसकी परदादी को ड्रोन से निशाना बनाया। 64 वर्षीय महिला को सिर में गंभीर चोटें आईं। छोटे दमित्रिक की मौके पर मौत हो गई। वह मात्र 1 वर्ष 2 माह का था। यह याद दिलाने वाली बात है कि रूस गंदगी और आतंकवाद का देश है, और मैं अपने पिछले बयान को समझाना चाहता हूं। हम सभी रूसियों को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन रूसी समाज का एक बड़ा हिस्सा सक्रिय रूप से रूसी सैनिकों को इन युद्ध अपराधों के लिए पैसे दे रहा है। मेरा मतलब है कि रूस में ऐसे टेलीग्राम चैनल हैं जहां रूसी लोग सिर्फ यह देखने के लिए कि रूसी ड्रोन यूक्रेनी नागरिकों और यहां तक कि यूक्रेनी बच्चों को निशाना बना रहे हैं, $5 प्रति माह से लेकर सैकड़ों या शायद हजारों डॉलर प्रति माह तक पैसे दे रहे हैं। इसे ह्यूमन सफारी कहा जाता है। और ये टेलीग्राम चैनल हर महीने युद्ध अपराध करने के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर कमा रहे हैं। वाकई घिनौना है। इस बीच यूक्रेन के लोग अपने ही देश और घरों में पीड़ित हो रहे हैं। रूसी लोग इसका आनंद ले रहे हैं और वास्तव में रूसी सैनिकों को युद्ध अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में एक यूक्रेनी बालक रूसी हमले के बाद अपने घर के मलबे के सामने बेंच पर रोता हुआ दिख रहा है, जबकि उसके माता पिता मलबा साफ कर रहे हैं। युद्ध अपराध टेलीग्राम चैनलों के बारे में बात करना यूट्यूब पर निश्चित रूप से जोखिम भरा है, क्योंकि यह विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इसी वजह से यूट्यूब हमारी कुछ वीडियो को सीमित करने की आदत रखता है। तो अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं और नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, तो यह वाकई में हमारी मदद करता है कि हम यह खबर और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अब आइए जानते हैं कि आखिर रूस पिछले कुछ दिनों में इतना पागल क्यों हो रहा है। हाल ही में रूस ने फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद से अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से कुछ को अंजाम दिया है। इसका कारण स्पष्ट है। रूसी कमांडर और टेलीग्राम पर युद्ध को कवर करने वाले मिल ब्लॉगर्स पुतिन के खिलाफ हो रहे हैं। वे पुतिन की युद्ध में नाकामी और रूस को हो रहे भारी नुकसान और हताहतों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर रहे हैं। रूसी मिल ब्लॉगर्स का कहना है कि कुर्स्क क्षेत्र में 155वीं ब्रिगेड की पूरी कमान उस समय तबाह हो गई जब 4 यूक्रेनी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ने सटीक हमला किया। वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कवरेज की खराबी और सरकार द्वारा बनाए गए ड्रोन की कम गुणवत्ता की भी शिकायत करता है। आइए इस क्लिप को सुनते हैं। 155वीं ब्रिगेड की पूरी कमान 4 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के सटीक निशाने से तबाह हो गई, लेकिन कोई हमें यह नहीं बता रहा है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम नहीं कर रही है।
यह महंगा है और लोग इसे नहीं खरीदते, इसीलिए इस बेकार ड्रोन डोब्रिनिया को, जो उड़ता भी नहीं है, फिर से बनाना होगा। ये 14 मिनट ही उड़ सकता है। मैं शुरू से यही कह रहा हूं। ये किसे उठाएगा? खुद ही मुश्किल से उठ और उड़ पाता है। यही बकवास है जिससे हम जूझ रहे हैं। सिर्फ वही कमांड पोस्ट नहीं है, रूस और यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में और भी ज्यादा रूसी कमांडर मारे जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने 2 वीडियो बनाए जिनमें बताया गया कि यूक्रेनी सेना ने कई रूसी जनरलों को मार गिराया है। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के बाद हम उस सूची में और नाम जोड़ सकते हैं। रूसी कार्डिनल सर्गेई इलिन, जो 155वीं नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर थे, और कैप्टन सेकंड रैंक अलेक्जेंडर शिपुनोव की भी हत्या कर दी गई। यूक्रेनी सैन्य चौकी पर हमले का बदला लेने के लिए रूस यूक्रेनी किट्स पर हमला व पीछा कर रहा है। इसी दौरान रूसी मीडिया रूसी जनता से सीधा झूठ बोल रही है। मुझे विश्वास है कि अमेरिकी मीडिया के अलावा कुछ रूसी मीडिया भी इस खबर को कवर कर रहे होंगे। स्वतंत्र पत्रकार जो अब भी पुतिन के इस चल रहे आक्रमण के बारे में सत्य प्रकट कर रहे हैं, न कि राज्य के स्वामित्व वाले टीवी चैनल या अखबार। इसीलिए अब रूसी राज्य मीडिया को सार्वजनिक रूप से इनकार करना पड़ रहा है कि रूस नागरिकों की हत्या नहीं कर रहा है, हालांकि हमारे पास फोटोग्राफिक सबूत मौजूद हैं। हमने यूक्रेन में नागरिक मौतों के प्रतिशत पर पहले भी चर्चा की है। ध्यान रहे कि यह संख्या सशस्त्र बलों के हताहतों की तुलना में कहीं कम है। लगभग प्रतिदिन रात्रि में सैकड़ों मानव रहित हवाई वाहनों द्वारा विशाल स्तर पर समूह आक्रमण होते हैं। सोलोवियव आज एक रिकॉर्ड था 700। 1000 तक थोड़ा ही बाकी है। नागरिक आबादी में हताहतों का उल्लेख नहीं है। उनकी अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग की जाती, और अगर कोई हताहत होते, वे यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर के कर्मचारी या सैन्य सेवा सदस्य हैं। तो बस यही है। बेशक कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये अपवाद है, बहुत ही दुर्लभ घटनाएं हैं। खासकर नागरिकों की भीड़ पर जानबूझकर हमले या पूरी तरह से नागरिक ठिकानों पर हमले, ऐसे 2 मामले हुए हैं और दोनों ही यूक्रेनी पक्ष के कारण हुए थे। और रूस यूक्रेनी नागरिकों को निशाना इसलिए बना रहा है क्योंकि वे यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना पा रहे हैं या मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। इसी वजह से उनके पास एकमात्र विकल्प यही है कि वे यूक्रेनी नागरिकों पर दबाव डालें, इस उम्मीद में कि यूक्रेन इसी वजह से आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि यूक्रेन के सहयोगी आगे आ रहे हैं, जबकि रूस मोर्चे पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक खो रहा है। पिछले 6 महीनों में ही उन्होंने 1 लाख सैनिक गंवा दिए हैं। और ये सिर्फ मौतें हैं, सिर्फ हताहत नहीं, न ही मौतें और घायल मिलाकर ये सिर्फ मौतें हैं। 1 लाख। यह एक दिन में 500 से भी ज्यादा मौतें हैं। और अगर हम प्रसिद्ध 3 से 1 हताहत से मौत के अनुपात को ध्यान में रखें, तो इसका मतलब है कि रूस हर दिन 2000 से ज्यादा हताहत झेल रहा है। यह पुतिन या उनकी सरकार के लिए टिकाऊ नहीं है। स्पष्ट रूप से जान का नुकसान राष्ट्रपति के लिए बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस साल जनवरी से, उदाहरण के तौर पर सिर्फ रूसी पक्ष की बात करें तो उन्होंने 1 लाख सैनिकों को खो दिया है। घायल नहीं, मैं मरने वालों की बात कर रहा हूं। यूक्रेनी पक्ष में संख्या कम होने के बावजूद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति युद्ध का विरोध करते हैं क्योंकि उनके अनुसार युद्ध धन और जीवन दोनों की बर्बादी है। वे चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। वे इस युद्ध और किसी भी अन्य युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जैसा कि पहले भी देखा गया है। हम इस पर काम जारी रखेंगे। ये चीजें समय और धैर्य की मांग करती हैं, हमें इसका एहसास है। रूसी प्रचारक इस बयान से खुश नहीं हैं, खासकर जब यह तब आया जब विदेश मंत्री रूबियो ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की और कहा कि रूस उन लोगों को मारने का खर्च नहीं उठा सकता जिन्हें वह मार रहा है। यह बयान रूसी टीवी प्रमुख मार्गरीटा सिमोनियन की ओर से आया था। अमेरिकी राजनयिकों के लिए जेलेंस्की द्वारा दी गई बेतुकी संख्याओं को सहना सबसे बड़ा रस्मीय अपमान है। हम इन लोगों को गंभीरता से लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही है कि हमें उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। रूसी अधिकारी नहीं चाहते कि नागरिक युद्ध की सच्चाई जाने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रूस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के बाद देश में सेंसरशिप बढ़ गई है। आज 35 क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट बंद है,
50 मिलियन लोग यानी लगभग 35% आबादी। कुछ जगहों पर एक हफ्ते से इंटरनेट नहीं है। गहरे लाल रंग वाले क्षेत्रों में भी सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं है। रूस नहीं चाहता कि उसके लोग जानें कि क्या हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह कहा कि रूसी अधिकारियों के लिए बुरी खबरें लगातार बढ़ रही हैं। टॉम, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति ने कहा कि वह रूस से निराश हैं और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें लगता है कि वह सोमवार को रूस के बारे में एक बड़ा बयान देंगे। उन्होंने दबाव डालने पर भी बयान की जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने नाटो के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत अमेरिका नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार भेजेगा। नाटो यूक्रेन को मांगे गए हथियारों जैसे पैट्रियट एयर डिफेंस सहित के लिए पूरी तरह से भुगतान कर रहा है और उन्हें वितरित भी करेगा। हमने आज रात नेटो को संपर्क किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। टॉम, यहाँ उन हथियारों के बारे में और विवरण हैं जो अमेरिका भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को $300 मिलियन की सैन्य सहायता भेजने की मंजूरी दी है। इस पैकेज में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रॉकेट्स शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों की सख्त जरूरत है। प्रशासन की बैठक में आज सटीक उपकरणों पर अंतिम निर्णय लिया जाने की संभावना है। ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति ड्रॉडाउन अधिकार का प्रयोग करेगा, जो आपात स्थिति में अमेरिकी सैन्य भंडार से हथियारों के शीघ्र हस्तांतरण की अनुमति देता है। पीडीए कार्यक्रम के तहत यूक्रेन के लिए $3.86 अरब का शेष उपलब्ध है। रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन और सहयोगी देशों को लगभग $175 अरब की सहायता और सैन्य मदद स्वीकृत की है। निश्चित रूप से यदि सटीक विवरण आज सामने आते हैं तो हम कल आपको प्रदान करेंगे। मेरे द्वारा देखी गई रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसा लगता है कि 2 पैकेज हैं। नाटो सदस्य देश अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को भेज रहे हैं। दूसरा पैकेज पीडीए प्रोग्राम के तहत है, जिसमें ट्रंप सीधे यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। ये सब उस प्रतिबंधों के पैकेज के अलावा है जिसके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में इस चैनल पर बात की थी, और वो पैकेज किसी भी देश पर 500% टैरिफ लगाएगा जो रूसी युद्ध मशीन की मदद कर रहा है। रूसी तेल खरीदने वाले देशों के अमेरिकी व्यापार पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि 2 बड़े देश इस पैकेज के पास होने के खिलाफ हैं। फिलहाल ये सीनेट के समक्ष है। चीन और भारत वे 2 देश हैं जो रूसी युद्ध मशीन के प्रमुख समर्थक रहे हैं। रूसी तेल को छूट दरों पर खरीदकर और ऐसा करते हुए भारी मुनाफा कमाकर। स्पष्ट है कि पुतिन प्रशासन और ट्रंप के बयानों से खुश नहीं है। तो यही है जो रूसी मीडिया दिखा रही है। रूसी अधिकारी सार्वजनिक रूप से ट्रंप को हारने वाला कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ये सब रूस और पुतिन के खिलाफ हो रहा है। मैं आपको इसकी क्लिप दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम के लिए दबाव बना रहे थे। वह अपनी निराशा मुश्किल से छुपा पा रहे हैं। सच जानने के लिए पुतिन हमें बहुत बकवास सुनाते हैं। क्रेमलिन ने कहा कि इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हुए प्रयोग की गई कठोर भाषा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रूसी लोग जैसा जवाब मिलता है वैसा ही जवाब देना जानते हैं। एक रूसी अखबार ने राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को निराशाजनक विफलता करार दिया। उसमें लिखा था कि वह एक हारे हुए इंसान जैसे लग रहे हैं। इसके विपरीत रूसियों को बताया जा रहा है कि वे विजेताओं का देश हैं और उन्हें बचपन से ही यह विश्वास दिलाया जाता है। यह मास्को के पास नोविंस्क में एक तथाकथित देशभक्ति उत्सव है। सोचिए, गांव के मेले जैसा माहौल, लेकिन हथियारों और कामिकाजे ड्रोन के साथ। यहां सामान्य और असामान्य चीजें एक साथ मिल जाती हैं। ये महिलाएं रूसी सैनिकों के लिए अग्रिम मोर्चे पर छलावरण जाल बुन रही हैं। वैलेंटीना का मानना है कि यह निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। नहीं तो इन सब का क्या मतलब? वह अंतिम बात महत्वपूर्ण थी। रूस के विजयी होने की उम्मीद है, नहीं तो ये सब करने का क्या मतलब? ये रूस में पुतिन समर्थकों की मानसिकता है। यह वही समस्या है जो पुतिन ने खुद पैदा की है और अब यह उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। क्योंकि इस विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में
पुतिन ने कहा था कि रूस 3 दिनों में 72 घंटों में कीव पर कब्जा कर लेगा। पुतिन लगातार कह रहे हैं कि रूसी सेना मोर्चे पर विजयी हो रही है और आगे बढ़ रही है। तो अब वह हार स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनकी सत्ता और देश में समर्थन को खतरा होगा। कई हारों के बावजूद रूस आगे बढ़ रहा है और अंतिम प्रयास में हमला करने का प्रयास कर रहा है। रूसी सैन्य संवाददाता मैक्सिम का अनुमान है कि यह गर्मियों का हमला रूस का अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि इसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध करने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। यह संदेश निजी चैनल स्काउट पर दिखाई दिया। जनरल स्टाफ ने पुतिन को गर्मियों के उत्तरार्ध में हमले की योजना प्रदान की। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने सीमा सुरक्षा सैनिकों को हटाकर उनकी जगह प्रशिक्षित उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव दिया। जनरल स्टाफ के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को आगामी महीनों में नए क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऑन ऑपरेशन की तैयारियों के बारे में रिपोर्ट दी। मुख्य योजना के अनुसार सुमी, खार्किव और डिनिप्रो क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश कर गर्मी के अंत तक एक बफर जोन बनाने की योजना है, जैसा कि अंदरूनी सूत्रों द्वारा पता चला है। दस्तावेजों में औड़े शतक की अग्रिम योजनाएं भी शामिल हैं। जनरल स्टाफ राष्ट्रपति को सलाह देता है कि शरद ऋतु की बारिश शुरू होने से पहले, जब सड़कों की खराब हालत उपकरणों का इस्तेमाल मुश्किल बना देगी और दोनों पक्षों को स्थिति युद्ध के लिए मजबूर करेगी, बफर जोन को अधिक से अधिक विस्तारित किया जाए। सूत्र के अनुसार रूस के पास ऐसी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। यह लीक हुए दस्तावेज का हिस्सा था। एक रूसी सैन्य संवाददाता उस दस्तावेज पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। मेरे विचार से ऊपर दी गई बातें महज एक कल्पना है। अगर 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिक भी हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, फिर भी कोई बड़ा हमला सफल नहीं होगा। एएफयू के पीछे को हवाई अभियान द्वारा पंगु बनाने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। एएफयू का प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स नष्ट नहीं हुए हैं। अतः शत्रु द्वारा ड्रोन सेना के विशाल प्रयोग का मुद्दा, जो युद्ध रेखा से 50 किमी दूर तक मृत्यु क्षेत्र बनाता है, अभी तक अनसुलझा है। दुश्मन हमारे उपकरणों और पैदल सेना को भारी नुकसान पहुंचाएगा। हमारे हमले प्रथम विश्व युद्ध जैसे नरसंहार में बदल जाएंगे, जबकि वह खुद फैली हुई सेना से मोर्चा संभाले रहेगा। हमारी मात्रात्मक श्रेष्ठता समस्या का समाधान नहीं करती, न ही गुणात्मक रूप से और न ही ड्रोन सेना के संगठन के मामले में। हमारी वायु सेना अव्यवस्थित है, जिससे हम स्थानीय युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। ओडेसा में केवल एएफयू को काफी नुकसान उठाकर ही धीरे धीरे पीछे हटाया जा सकता है। यह व्यवस्था भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और जड़ता से भरी हुई है और युद्ध संचालन करना नहीं जानती है। वास्तव में गर्मी हमारा अंतिम प्रयास है। इसके अतिरिक्त रूसी संघ की अर्थव्यवस्था का गंभीर संकट देशों की युद्ध क्षमता को नष्ट कर देगा। यूक्रेन और रूसी संघ दोनों ही थक रहे हैं। सतही सुधार 2014 और 2022 के बाद के आधुनिक युद्ध के अनुभव की स्पष्ट चूकों और पूरी अनदेखी को ठीक नहीं कर सकते। किडनी फेल होने के बाद दवा लेना बहुत देर हो जाती है। अतः हमें ट्रंप की इच्छानुसार कार्य करना होगा। ट्वीट यहीं खत्म होता है। हम देख सकते हैं कि रूस या तो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है या फिर अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जूझ रहा है। हाल ही में खबर आई कि रूस इस साल यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण और उसके बाद हुई श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए 1 मिलियन भारतीय प्रवासियों को आयात करना चाहता है। अब ये 1 मिलियन की संख्या थोड़ी संदिग्ध है, क्योंकि क्या ये रूस का अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करने का तरीका है कि उनके 1 मिलियन हताहत हुए हैं? शायद नहीं। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि रूसी सेना और अर्थव्यवस्था संघर्ष झेल रही है। यही कारण है कि वे उत्तर कोरिया से सहायता और ईरान से हथियार एवं मिसाइलें खरीद रहे हैं, और इसी वजह से वे भारत से मजदूरों को मंगा रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था या सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती।